हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है समूहता एजुकेशन सेंटर। इसमें हम आज लेकर आए हैं कक्षा 10वीं के प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन पाठ से VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को जो 2026 परीक्षा में पूछने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें पहला सवाल क्या है। तो सबसे पहले इसमें पहला जो सवाल है वह कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में कि टेढ़ी रेखा में कि किसी भी दिशा में कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो इसमें से आंसर होगा वो हमारा होगा कि सीधी रेखा में। जो प्रकाश की किरण है वह सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन ए होगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब अगला सवाल है हमारा, दूसरा सवाल है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस में। प्रकाश का वेग किस में न्यूनतम होता है, निर्वात में कि जल में कि वायु में कि कांच में। तो देखिए हमारा जो इसमें आंसर होगा कांच में होगा। क्या होगा, कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है, कांच में। ठीक है। और सबसे कम किस में होता है, सबसे अधिक न्यूनतम यानी कम तो कांच में, सबसे अधिक तो होता है निर्वात में। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण कि उत्तल लेंस। देखिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है लगा रहता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है जो 4 सवाल है वो कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। जो मोटर कार होता है उसके हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है, समतल दर्पण कि उत्तल दर्पण कि अवतल दर्पण कि उत्तल लेंस। तो देखिए इसमें जो होता है मोटर कार का जो हेडलाइट होता है वह जो होता है अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है, अवतल दर्पण। ठीक है। हेडलाइट में अवतल दर्पण लगा रहता है। अब प्रश्न संख्या 5 है। तो प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो समतल दर्पण है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, काल्पनिक बनाता है। क्या बनाता है, काल्पनिक बनाता है। ठीक है। तो अगला सवाल है जो हमारा 6 नंबर सवाल है वो क्या कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। जो लेंस की क्षमता है उसका एसआई मात्रक जो होता है वह होता है डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रम। तो होता है डायोप्टर। ऐसे तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर के घात -1 होता है। ठीक है। लेकिन ऑप्शन में से डायोप्टर हम लोग जो है वह है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। तो पूछ रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। तो किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें सभी। तो कहा जाता है किरण आरेख। प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले को क्या कहा जाता है, किरण आरेख। अगला प्रश्न है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। जिसकी क्षमता 2D हो उसका फोकस क्या होगा। तो इसमें से ऑप्शन है कि 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm। तो इसमें क्या होगा, 50 cm हमारा आंसर होगा। 50 cm क्या होगा, 50 cm होगा आंसर। ठीक है। तो अगला सवाल है 9 नंबर जो है वो कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 cm है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो +2D। क्या होगी, +2D इसकी जो क्षमता होगी। कैसे इसके सूत्र निकालने के लिए होता है लेंस की क्षमता का। ठीक है। अगर फोकस जो है दिया है सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में बदला जाता है पहले। ठीक है। 100 से भाग देंगे तो 50 दूनी 100 यानी 1/2 मीटर आएगा। और उसको हम लोग P का सूत्र हो जाता है यानी कि क्षमता बराबर होता है 1/f। तो f का मान लिखेंगे 1/2 तो उलट कर जाएगा तो +2D आएगा। क्योंकि लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक डायोप्टर होता है और उत्तल लेंस जो होता है प्लस में होता है और उत्तल लेंस माइनस में होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से 2D होगी लेंस की जो क्षमता होगी इस सवाल का। और प्रश्न अब है 10 जो कह रहा है
कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। जो प्रकाश होता है उसके किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। देख लीजिए, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है जो कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस जो है उसकी क्षमता ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है कि ए बी दोनों होती है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है हर समय धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब प्रश्न संख्या 12 है। तो 12 क्या कह रहा है, तो देखिए 12 प्रश्न कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। देखिए, अवतल लेंस और अवतल दर्पण ये दोनों की क्षमता फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। उसकी क्षमता भी, फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है और अवतल दर्पण की भी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल दर्पण की भी फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है। अगला सवाल है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, द्विउत्तल लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को कहते हैं जो है अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, क्योंकि अवतल लेंस जो है किसी प्रकाश को क्या करता है, बिंदु से आगे फैलाता चला जाता है, अपसरित करता है, तो उसको कहा जाता है अपसारी लेंस। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन के अनुसार चुनना है कि इसमें से कौन सा जो पदार्थ है, जल है कि कांच है कि प्लास्टिक है कि मिट्टी है, इसमें से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो इसमें से जो है मिट्टी जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। मिट्टी जो है, इसमें क्या होता है, मिट्टी जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वह दर्पण कौन सा है। तो वह दर्पण है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वह कौन सा दर्पण है जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो वह दर्पण है अवतल। अवतल दर्पण जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाता है, बड़ा बनाता है। क्या बनाता है, बड़ा बनाता है। ठीक है। अब है अगला प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। जो प्रकाश का परावर्तन है उसके कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं, 2। ये आप लोग जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खिंचाया गया विलंब तीनों एक ही समतल पर होता है तथा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसके 2 नियम हैं। ठीक है। प्रश्न है अगला कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। देखिए, अगर प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, जैसे मान लीजिए कांच है, कांच से और हवा से ये प्रकाश की किरण इसमें प्रवेश करेगी तो किधर मुड़ती है। मान लीजिए यहाँ पर हमने अभिलंब खींचा तो ये किरण जो है ऐसे मुड़ती है, ऐसे मुड़ती है, यानी अभिलंब की ओर मुड़ती है। ठीक है। और यही किरण जब बाहर जाती है तो ऐसे मुड़ती है, बाहर माने कांच से अगर बाहर जाए हवा में तो दूर मुड़ती है और ऐसे अभिलंब के निकट मुड़ती है। तो इसमें क्या होगा, अभिलंब की निकट मुड़ती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाए तो अभिलंब के निकट, और कांच से हवा में जाए तो अभिलंब से दूर। ठीक है। अब है जो फोटोग्राफिक कैमरा होता है उसका अभिदृश्यक होता है। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है क्या, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो फोटोग्राफिक कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वह उत्तल लेंस का बना होता है।
राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए गाड़ियों में जो साइड मिरर के रूप में पीछे देखने के लिए पश्च दिश दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 10 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए किसी भी दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर होता है 2f, यानी जो वक्रता त्रिज्या है तो ये फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो 2f यानी इसमें f दिया है 10, तो 10 दूनी क्या हो जाएगा 20, यानी कि यहाँ पर 20 cm जो होगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी वक्रता त्रिज्या 20 cm होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तल लेंस डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर होगा। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? लेंस का नाम बताना है कि किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो होगा अवतल। ठीक है, क्या होगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस होगा। इस प्रकार से अगला सवाल है कि परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है कि परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है? ये देखते जाइए। आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से आंसर होगा आपको आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है परावर्तन के नियम में। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा? सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब पूछे तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। आप लोग देख लीजिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक, अब अगला प्रश्न है कि लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है? तो किसी भी लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2। लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न आ रहा है कि जो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है वह किसका होता है? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वह अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है? अवतल का बना होता है, अवतल दर्पण का। ठीक है, अगला है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो देखिए दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो चेहरा देखने में साफ साफ दिखाई देगा, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होती है। उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होती है और एक डायोप्टर यानी 1 मीटर होगा। 1 मीटर होगा, अगर 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 होगा, और वो भी प्लस में, क्योंकि उत्तल लेंस है तो इसमें प्लस में होता है। ठीक है, तो प्लस 100 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 cm है तो दर्पण और लेंस संभवतः क्या होगा? तो देखिए जिसमें माइनस में फोकस दूरी दे रहा है तो वह दोनों क्या होगा? अवतल होगा। क्या होगा? अवतल। ठीक है, इसमें कोई यति नहीं है। अगला सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ठीक है, जिस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं उसी प्रकार से अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। क्या होते हैं?
दो नियम होते हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक होता है तो वह होता है साइन आई बटा में साइन आर, एक नियतांक के बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, यह जो नियम है अपवर्तन के नियम में है, द्वितीय नियम। ठीक है। अगला सवाल है कि एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, सभी जगह समान मोटाई का, कि बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा जो होता है बीच में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है। अगला है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, क्या होता है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर, तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर जो होता है v बटा में u होता है, क्या होता है, v बटा में u, v बटा में u होता है। ठीक है। अगला सवाल है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध है r बराबर 2f, कि f बराबर r, कि f बराबर 2 बटा में r, कि r बराबर 1 बटा में 2। तो देखिए r बराबर 2f होगा क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो फोकस दूरी दुगनी है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सोलर कुकर, जो सोलर कुकर है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस में जब f और 2f के बीच रखा जाए वस्तु को, f और 2f के बीच रखा जाए वस्तु को, f और 2f के बीच रखा जाए वस्तु को, तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा। तो जब f और 2f के बीच रखा जाता है वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक बनता है, क्या बनता है, बड़ा और वास्तविक। अगला प्रश्न है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, गोलीय लेंस, क्या कहते हैं, गोलीय लेंस। बीच में खाली रहता है तो वो गोलीय लेंस कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित किया जाए तो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण को जो बाहर की तरफ से वक्रित किया जाए तो क्या कहलाता है, आप लोग को बताना है। तो इसमें जब बाहर से वक्रित किया जाता है तो क्या होता है, वह होता है उत्तल दर्पण, यानी कि बाहर की तरफ वह वक्रित रहता है तो क्या होता है, उत्तल दर्पण। अगर उसको अंदर की तरफ वक्रित किया जाए तो वह होगा अवतल दर्पण। ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न आता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को केंद्र का ध्रुव कहा जाता है, क्या कहता है, ध्रुव, क्या कहा जाता है, ध्रुव। अगला प्रश्न है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। किसी भी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होता है मात्रक विहीन होता है, क्योंकि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि इसका सूत्र होता है v बटा में u। तो v का मान लीजिए सेंटीमीटर में है, इसका भी मान सेंटीमीटर में है, तो कट जाता है तो मात्रक विहीन बन जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसमें अगला प्रश्न आ रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। 50 cm फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, कि 50 cm उत्तल लेंस, कि 5 cm फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, कि 5 cm फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। तो इसमें से आपको आंसर हो जाएगा कि 5 cm फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। ठीक है। अब देखना है अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है। दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो 1 बटा में v प्लस 1 बटा में u बराबर 1 बटा में f।
ये सिंपल सा है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को जो है C से निर्देशित किया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है। कहता है अगला प्रश्न कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो जो भी दंत विशेषज्ञ हैं मरीजों के दांत को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कहता है कि किसी पतले लेंस की आवर्धन क्षमता जो है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होगी, अधिक होगी, संतुलित होगी। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है। और मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, मोटे लेंस की जो आवर्धन क्षमता होगी वह अधिक होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी और सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखा जाए तो उसका जो प्रतिबिंब है कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है और इसके फोकस यहाँ F है या ध्रुव के बीच में वस्तु रखी जाए तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। ठीक है, आभासी और सीधा बनेगा। अगला प्रश्न आ रहा है कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, तो आभासी एवं सीधा होता है। क्या होता है, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा बनता है। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अगर अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, तो अनंत पर, अनंत पर बनता है। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जो उत्तल लेंस है उसके मुख्य फोकस पर अगर प्रतिबिंब को रखा जाए तो वह कहाँ बनेगा, तो वह बनेगा अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर। ठीक है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम की जो प्रतिबिंब होगी वह होगी, कहाँ होगी, तो आप लोगों को होगा फोकस पर। कहाँ होगा, फोकस पर। ठीक है। अगला सवाल है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी। अवतल दर्पण के सामने अगर बीम को अनंत पर रखा जाए तो उसकी स्थिति कहाँ होगी, फोकस पर। क्या होगी, फोकस पर। अगला सवाल है कि लेंस और प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पहचान कहाँ मिलती है, क्या होती है, विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त होती है। तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं के फिजिक्स से जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सबको आज हम लोग हल करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पहला प्रश्न आपके सामने यह है कि प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में कि किसी भी दिशा में, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो प्रकाश की किरण है वह सीधी रेखा में गमन करती है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखा में गमन करती है। और दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें। तो प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम होता है वह होता है
आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कांच में, यानी कि कांच जो होगा हमारा आंसर होगा